स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया उनके एक स्टेटमेंट की वजह से, जिसको डेरोगेटरी टू द वुमेन के रूप से कंसिडर किया गया। लेटर फेज के अंदर में हाई कोर्ट के इंटरवेन के बाद में उनको रिलीज है वो किया गया है। हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टर्म के बारे में मेंशन है कि डेरोगेटरी टू द वुमेन उनका स्टेटमेंट था। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में डेरोगेटरी टू द वुमेन इस तरीके से टर्म का मेंशन मिलता है। जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रीड करते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 51A के अंडर में। और आर्टिकल 51A आप देखिए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। लेटर फेज के अंदर में स्वर्ण सिंह कमेटी है वो फॉर्म हुआ था। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको इंक्लूड है वो किया गया था। और एक जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको लेटर फेज में इंक्लूड किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये जो 51A के अंदर में जो फंडामेंटल ड्यूटी है, यहाँ पे जो ड्यूटी नंबर 5 है, जब आप इसको रीड करोगे तो वहाँ पे मेंशन है कि कोई भी ऐसा प्रैक्टिस जो कि डेरोगेटरी टू द वुमेन है उसको हमें रिनाउंस वो करना है। तो प्रैक्टिस को यहाँ पे रिनाउंस करने के बारे में है जो डेरोगेटरी टू द वुमेन है, और यहाँ पे उनका स्टेटमेंट था जिसके बेसिस के ऊपर में ये जो यहाँ पे डेवलपमेंट है वो हुआ है। बाद में हाई कोर्ट ने इंटरवेन किया। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मेंशन है। मैक्सिमम आपको ये जानकारी है वो होना चाहिए। और आप देखिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं एवरी इंडियन सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको फॉलो किया जाए। इनको फॉलो करने के साथ साथ इनको एग्जिस्टेंस में लाया जाए। क्या स्टूडेंट जो फॉरेनर पर्सन है वो इंडिया के अंदर में रहा करते हैं तो उनका भी किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करने का। और अगर कोई पर्सन फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो क्या उसको जेल किया जा सकता है, उसको यहाँ पे पनिश है वो किया जा सकता है क्या। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसके बारे में बताना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे एक रिपोर्ट है वो सबमिट हुआ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को हम I4C के नाम से भी जाना करते हैं। कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आया करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। अब आप देखिए कि इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया कि जो साइबर फ्रॉड के जो केसेज हैं, जो डिजिटल अरेस्ट के जो केसेज हैं वो हमारे कंट्री के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं, उसके रिगार्डिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन करते हुए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन इशू किया है। बैंक्स का जो हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी है हमारे कंट्री के अंदर में, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है RBI, उसको भी यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है कि आपको SOP है वो प्रिपेयर करने के अंदर में गवर्नमेंट को हेल्प है वो प्रोवाइड करना है, जिससे कि डिजिटल अरेस्ट का ये जो स्कैम है इसको यहाँ पे रोका जा सके, रिड्यूस है वो किया जा सके। हमारा एक नेशनल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग पोर्टल है, हमारा एक पोर्टल है नेशनल साइबर फ्रॉड जो रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसका डाटा बताता है कि ओवर द ईयर्स तो जो डिजिटल अरेस्ट है उसके अंदर में डिक्लाइन हुआ है। क्योंकि आप देखिए कि लोग भी अवेयर हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं उनके थ्रू, इवन जो डिजिटल न्यूज़ है उसके थ्रू भी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचता है कि इस तरीके से अगर आपको डिजिटली वे के अंदर में अरेस्ट कर लिया जाता है तो ये मैक्सिमम स्कैम का पार्ट हुआ करता है। किसी भी तरीके से हमारा जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिजिटल वे में इस तरीके से इंटरवेन है वो नहीं करते हैं। अब ये टारगेट किनको किया जाता है डिजिटल अरेस्ट के अंदर में, टारगेट आप देखिए कि लार्जली वे के अंदर में वो पर्सन आपको मिलेंगे, क्या तो वो सीनियर सिटीजन का कैटेगरी के अंदर में आएंगे, या जो पर्सन जिनको यहाँ पे जानकारी नहीं है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी कम है। और लार्जली वे के अंदर में आपको वही लोग देखने के लिए मिलते हैं जिनके बैंक्स के अंदर में काफ़ी अच्छा पैसा है। तो ये जो बैंक्स के अंदर में जिनके पास में पैसा है उन्हीं को डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के जो लोग हैं उनका भी इंटरवेन हो सकता है। कोई भी आप देखिए कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर में कोई ब्रांच ऑपरेट करता है, उसमें काम करने वाला पर्सन है, उसको अगर इन्फॉर्मेशन है कि किसी के अकाउंट के अंदर में इतना मनी है, तो उनका भी यहाँ पे इस स्कैम के अंदर में पार्टिसिपेशन है, जो पार्ट है वो हो सकता है। उसी के बेसिस पे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा CBI को डायरेक्शन दिया गया था कि आपको इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करना है पैन इंडिया बेसिस के ऊपर में।
हमारे कंट्री में जो साइबर फ्रॉड हुआ करते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लोगों को भी आपको एग्जामिन करना है। हमारे यहाँ पे जो सेंटर और स्टेट के साथ में भी इंटरवेन आपको करना है, क्योंकि स्टूडेंट सीबीआई को जब भी इंक्वायरी करना होता है तो सीबीआई को एक जनरल कंसेंट का रिक्वायरमेंट होता है स्टेट्स के साथ में। बट सुप्रीम कोर्ट जब उनको डायरेक्शन इश्यू करे कि इस इंस्टीट्यूशन को कोई इन्वेस्टिगेशन करना है पैन इंडिया बेसिस पे, तो उस समय जो जनरल कंसेंट है उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है सीबीआई को। तो इस तरीके से नवंबर दिसंबर के समय में 2025 में एक डायरेक्शन दिया गया था कि वो पैन इंडिया बेसिस पे इन्वेस्टिगेट करें क्यों हमारी कंट्री में साइबर फ्रॉड के केसेज इंक्रीज हुए हैं, किन लोगों का इसके बिहाइंड के अंदर में इन्वॉल्वमेंट है। और आप देखिए कि अब प्रेजेंट समय के अंदर तो ये जो साइबर फ्रॉड है, डिजिटल अरेस्ट है, इसके जो जो ऑपरेट करने वाली जो गैंग्स हैं या ऑपरेट करने वाले जो साइबर फ्रॉड सेंटर्स हैं, वो इंडिया के अंदर में उनका प्रेजेंस नहीं होता है। पहले तो आप देखिए कि जामतारा नाम का एक जगह है जो इमर्ज हुआ था साइबर फ्रॉड के रिगार्डिंग में। फिर मेवात नाम का एक एरिया है जो कि राजस्थान हरियाणा के पार्ट में आया करता है, वो भी इमर्ज हुआ था। वहाँ से भी साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम के जो काफ़ी सारे जो नेक्सस है वो मिला था, कनेक्टिविटी मिला था। अब प्रेजेंट समय में ये जो फ्रॉड सेंटर हैं वो ऑपरेट करते हैं हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से। और कुछ इंडियन पर्सन्स को ही आप देखिए कि जो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी का इस तरीके से एक स्कैम दिखाते हुए उनको वहाँ पे ले जाया जाता है, उन साइबर फ्रॉड्स के अंदर में उनको वहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है। इसको आप डिजिटल स्लेवरी के रूप से भी कंसिडर कर सकते हो कि उन लोगों को यहाँ पे जो साइबर फ्रॉड के अंदर में एक स्लेवरी है वो करवाया जाता है कि आपको फ्रॉड को कैरी आउट करना है, नहीं उनका लाइफ को थ्रेट करते हैं, उनको किसी तरीके से आप देखिए कि आपको एक्सपोज कर दिया जाएगा आप इस सेक्टर के अंदर में इन्वॉल्व हों। लोग क्यों वहाँ पे पहुँचते हैं? क्योंकि उनके पास में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको इस तरीके से वो जॉब है वो अट्रैक्टिव लगता है कि उनको काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो वहाँ पे अर्न करेंगे, और वो उस आप देखिए उस लालच के अंदर में वहाँ पे जाते हैं और बाद में उनको इस तरीके से ये जो क्राइम है उसके अंदर में उनका इन्वॉल्वमेंट है वो आपको मिलता है। म्यांमार के अंदर में, म्यांमार के साथ में जो थाईलैंड का एरिया बॉर्डर शेयर करता है, उस एरिया के अंदर में काफ़ी सारे जो साइबर फ्रॉड सेंटर्स हैं ऑपरेट करते हैं, जो अभी हमने रिसेंटली अब वहाँ पे आप देखिए कि एक नेचुरल डिजास्टर का सिचुएशन हुआ था उन साइबर जो फ्रॉड सेंटर्स हैं उनके नियर बाई एरिया में, और उस दौरान में भी वो जो सेंटर हैं वो न्यूज़ के अंदर में थे। नेक्स्ट हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड और क्या यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। स्टूडेंट, जब भी हम डिजिटल फ्रॉड के बारे में, साइबर फ्रॉड के बारे में रीड करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये तो आप देखिए कि नॉर्मल सिविलियन पर्सन्स को इस तरीके से टारगेट करना हो, उनका मनी है उसका एक्सटॉर्शन करना हो, बट हमारे जो जो क्रिटिकल सेंटर्स हैं उनके ऊपर में भी जो साइबर अटैक है वो काफ़ी बार आपको मिलेगा कि हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको साइबर अटैक के थ्रू टारगेट किया गया, और टारगेट करने के साथ में आप देखिए कि उसका जो वर्किंग प्रोसेस है उसको भी इम्पैक्ट है वो किया जाता है। तो हमने एक बॉडी को क्रिएट किया था 26/11 के बाद में, NTRO नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ था जो कि बेसिकली टेक्निकल सेक्टर के अंदर में ऑपरेट करता है। NTRO के अलावा हमारे यहाँ पे जो जो क्रिटिकल सेंटर जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक विंग है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा कुछ बेसिक प्रिपरेशन है, ऐसे कोई इश्यू है उससे हम यहाँ पे डील कर सकें। और अब प्रेजेंट समय में आप देखिए कि कोई भी कंट्री का जो पावर यहाँ पे पावर सप्लाई सेंटर है, हाइड्रो पावर का कोई प्रोजेक्ट है, कोई डैम का वहाँ पे ऑपरेशन है, इन सभी को ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया जाता है साइबर फ्रॉड के जो पर्सन हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो पैरोल के बारे में है। कोई भी पर्सन जेल के अंदर में है, कन्विक्टेड है किसी केस के अंदर में, तो उनको आप देखिए कि समय के ऊपर में रिलीज़ किया जाता है, कुछ कंडीशंस के ऊपर में भी उनका रिलीज हुआ करता है। तो ऐसे ही एक पर्सन है आसाराम नाम से, जो पर्सन है वो जेल के अंदर में है, उनको आप देखिए कि 20 डेज का जो पैरोल है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, पैरोल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब ये पैरोल जो है वो कंडीशन बेस के ऊपर में होता है कि इस कंडीशन के ऊपर में उनको यहाँ पे रिलीज है वो किया गया है टेम्परेरी बेसिस के ऊपर में। एक फरलोग का भी कॉन्सेप्ट आया करता है, फरलोग जो है वो भी यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस के ऊपर ही रिलीज के बारे में होता है। एवरेज बेसिस के ऊपर में आप देखिए कि 14 डेज का जो फरलोग है वो प्रोवाइड किया जाता है। पैरोल जो है वो 30 डेज का हो सकता है मैक्सिमम, एक टर्म के अंदर में जो 30 डेज का यहाँ पे प्रोवाइड होता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिलीज के बारे में
जब भी हम प्रिजन के बारे में रीड करते हैं, प्रिजन में आप देखिए कि जो प्रिजन एज ए सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आया करता है। स्टेट लिस्ट है वो स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो मोर पावरफुल है इस सेक्टर में डिसीजन लेने के लिए। एक रेमिशन का प्रोसेस है वो भी न्यूज़ में था। पहले आप देखिए कि गुजरात के अंदर में कुछ पर्सन हैं जो कन्विक्टेड थे एक वुमेन के अगेंस्ट में, जो उन्होंने हीनियस जो एक्टिविटी किया था उसकी रिगार्डिंग में वो पर्सन है वो जेल के अंदर में थे। फिर उनको रिलीज़ किया गया था। उस दौरान के अंदर में फिर वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर में जो हमारा मीडिया का फॉर्म है उसमें भी उसके रिगार्डिंग में डिस्कस हुआ था। बिल्किस बानो के केस के अंदर में जो पर्सन है जो कि कन्विक्टेड थे। तो रेमिशन का पॉलिसी क्या है? रेमिशन का पॉलिसी यही है कि किसी पर्सन का जो टर्म है, जो पनिशमेंट है उसमें चेंज करते हुए उनका जो जो वहाँ पे किस तरीके से कंडक्ट रहा है जिसके बेसिस पे उनको रिलीज़ किया जाए। बट अलग अलग केस है वो डिफ़ाइन करते हैं कि कोई हीनियस क्राइम में अगर कन्विक्टेड है तो उनका अगर आप देखिए कि कैसा भी कंडक्ट रहता है उसके बेसिस पे उनका रिलीज है वो नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आसाम के अंदर में फ्लड के बारे में है। आसाम के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका स्टेटमेंट आया है कि नागालैंड के वहाँ का जो सिचुएशन है वो भी इम्पेक्ट करता है उनके स्टेट के वहाँ पे जो फ्लड कंडीशन को। नागालैंड के जो लोग हैं वो इसको, नागालैंड के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको डिनाई करते हैं कि उनके स्टेट का इस तरीके से कोई इंटरवेन नहीं है उनके इस एरिया में फ्लड के लिए। आसाम के अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो उड़ीसा का एरिया है, उड़ीसा के वहाँ पे भी जो फ्लड का सिचुएशन देखने के लिए मिला था, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ एरियाज़ में जो वाटर लॉगिंग का कंडीशन होना, फ्लड का सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ था। और एक आप देखिए कि केरल के बारे में भी पिछले कुछ दिनों में हमने रीड किया है, केरल का वहाँ का जो सिचुएशन है उसके पर्सपेक्टिव से। तो केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी एक स्टेटमेंट आया है रिसेंटली कि डिज़ास्टर रेजिलियंस सिस्टम है उसको वो केरल के अंदर में डेवलप करेंगे 2024 के समय। आप देखिए कि केरल के वहाँ पे काफ़ी लार्जर वे के अंदर में वायनाड का जो लैंडस्लाइड है वो हुआ था। तो एक रेजिलियंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए यहाँ पे प्रपोजल है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो आप देखिए कि ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स कल्चर को, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप देखिए कि हमारे कंट्री में 2010 के समय कॉमनवेल्थ का जो टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज हुआ था। हमारे प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था उस समय के अंदर में। फिर ओलंपिक के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हुए, जैसे कि 2016 में रियो ओलंपिक होता है, 2020 में टोक्यो के वहाँ पे हुआ था जो 21 के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। और 2020 के बाद में, टोक्यो के बाद में आप देखिए कि 2024 में पेरिस के वहाँ पे ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ। तो ये जो ओलंपिक के गेम्स हैं उसमें हमारे प्लेयर्स का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर रहा है। आने वाले समय में हम 2030 में अहमदाबाद के वहाँ पे जो जो कॉमनवेल्थ का टूर्नामेंट है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। हरियाणा का भी एक डिमांड है कि वहाँ उनके उनके जो प्लेयर हैं उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होता है, तो उस स्टेट को बेसिकली को पार्टनर के रूप से बनाया जाए। कुछ टूर्नामेंट्स है वो वहाँ पे भी ऑर्गेनाइज हो 2030 के इस कॉमनवेल्थ टूर्नामेंट के। अब एक हमारा एस्पिरेशन यहाँ पे ये भी है कि 2036 के समय में जब ओलंपिक का जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो तो इंडिया उसको यहाँ पे होस्ट करे, इंडिया उसको ऑर्गेनाइज करे। बट आप देखिए कि अगर हम एलीट क्लब्स के बारे में देखें, जो एलीट कंट्री हैं जिनका परफॉर्मेंस होता है ओलंपिक के अंदर में, उस कैटेगरी में अगर हमें ज्वाइन करना है तो हमें डबल डिजिट के अंदर में गोल्ड मेडल हैं उनको जीतना होगा। डबल डिजिट में जो गोल्ड मेडल हैं उनको जीतना होगा। अभी प्रेजेंट समय में हमारा जो गोल्ड मेडल विनिंग जो परसेंटेज है वो 1 हुआ करता है मैक्सिमम। कभी आप देखिए कि आपको 2 मिलेगा, तो इस तरीके से आपको 2 के भी जो चांस है वो काफ़ी कम होते हैं। 1 मैक्सिमम आपको गोल्ड मेडल है वो मिला करता है, 1 या 2। कुछ आपको जो सिल्वर हैं, ब्रॉन्ज हैं, इस तरीके से आपको मेडल्स हैं वो मिला करते हैं। तो ये जो हमें एलीट सेक्टर में जो ज्वाइन करना है, जहाँ पे हमारे जो मेडल विनिंग जो एरिया है वो एटलीस्ट डबल डिजिट के अंदर में हो, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करना चाहिए। एक तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो खेलो इंडिया स्कीम लाया गया है, खेलो इंडिया स्कीम लाया गया, उसको उसके जो सेंटर्स हैं उनको मोर ओपन किया जाए, उसके जो सेंटर हैं उनको मोर ओपन किया जाए। सेकंड आप देखिए कि खेलो इंडिया स्कीम के अलावा सेकंड यहाँ पे ये है कि हमारा जो कोचिंग का जो सेक्टर है, हमारे जो कोचेज हैं, कोचेज का भी एक एक्रीडिएशन जो बोर्ड है उसको क्रिएट किया जाए। एक कोचेज का एक बोर्ड क्रिएट हो, और वो जो बोर्ड यहाँ पे क्रिएट हो उसमें आप देखिए कि कोचेज का
जो एनरोलमेंट होना चाहिए, कोच उससे जुड़ने चाहिए। हमारे जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो कोच है उनका प्रॉब्लम ये हुआ करता है कि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर एक क्रिएट होता है। लैंग्वेज बैरियर कैसे, कि उनको जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ में इंटरेक्ट करना है तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका ना आना, तो लैंग्वेज के रिगार्डिंग में भी उनका यहाँ पे अपग्रेडेशन हो, कोचिंग का जो टेक्निक्स है उसके अंदर में भी उनका अपग्रेडेशन हो। और हमारा जो NEP नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स है उसको हम यहाँ पे साथ के साथ प्रमोट करें। तो जो उत्कृष्ट विद्यालय उसमें बनाने हैं, कुछ इनोवेटिव जो स्कूल्स बनाने हैं जो स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करेंगे, वैसे हमें यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाने चाहिए। तो ये बेसिकली आप देखिए कि कोचिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो हमारा खेलो इंडिया स्कीम है उसको, उसके मोर सेंटर्स को ओपन करने के लिए ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें हमें फोकस है वो करना चाहिए। वैसे तो हमारी कंट्री में आप देखिए कि टारगेट ओलंपिक पोडियम नाम का भी एक स्कीम है कि ओलंपिक के अंदर में जो मेडल विनर प्लेयर हैं उनको यहाँ पे प्रिपेयर करना हो। 2030 में जो कॉमनवेल्थ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा अहमदाबाद के अंदर में, एक टेस्टिंग आप देखिए कि पीरियड रहेगा हमारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनके परफॉर्मेंस का। अगर हम यहाँ पे बेटर वे में परफॉर्म करते हैं तो एक चांसेज है कि हम आने वाले जो ओलंपिक्स हैं, और हम 2036 के जो ओलंपिक है उनको ही टारगेट ना करें यहाँ पे, उसके बियॉन्ड भी हमें देखने का ज़रूरत है। इस तरीके से हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर्स कोचिंग का जो स्टाफ है उसको टेक्निकली वे के अंदर में इम्प्रूव करना, उन सब का ज़रूरत हमें यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर में आउट ऑफ द वर्क एंड आउटरीच के बारे में बताया गया जो रिसेंटली स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, एग्जाम के पर्पज़ से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट पॉइंट आप देखिए कि यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो यही है कि हमारे कंट्री के अंदर में, हमारे कंट्री में आप देखिए कि लार्जर नंबर ऑफ यूथ पॉपुलेशन का प्रेजेंस है, कि जो यूथ पॉपुलेशन है वो काफ़ी लार्जर नंबर्स के अंदर में है। यूथ पॉपुलेशन काफ़ी लार्जर नंबर्स के अंदर में है। तो हमारा ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है जो हमें एक नेचुरल वे में यहाँ पे मिला है, 29 ईयर एक मीन एज कंसिडर किया करते हैं, इसको हम अगर हम यूटिलाइज करें तो हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट है उसको भी हम यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं। जो हमारा एक विजन है विकसित भारत का वो भी यहाँ पे इंश्योर हो सकता है। बट स्टूडेंट्स अब इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताने लगे हैं, और पहले भी आप देखिए कि इसके बारे में कंसर्न था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। इस यूथ को स्किल प्रोवाइड किया जाए, स्किल प्रोवाइड करने के साथ साथ आप देखिए कि इनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का भी अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, कि जॉब भी जो लोगों को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे आउट ऑफ द वर्क एक टर्म है, आउट ऑफ द वर्क टर्म का मीनिंग यही है कि काफ़ी सारा जो लार्जर नंबर ऑफ यूथ पॉपुलेशन है उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है वो नहीं है। कुछ लोगों को आप देखिए कि जिस तरीके से उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके कंपैरिजन के अंदर में उस तरीके से उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। लार्जर नंबर ऑफ यूथ है वो हमारा प्राइवेट सेक्टर का जिस तरीके से वर्किंग प्रोसेस है कि यहाँ पे उनको ओवर वर्क उनको करवाना, उनको यूटिलाइज करना फुल्ली वे के अंदर में। और आप देख काफ़ी बार अनपेड वर्क भी, अनपेड मीन्स कि काफ़ी लेस नंबर ऑफ उनको पे किया जाता है। उसके बेसिस की वजह से काफ़ी सारा जो यूथ पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करता है। तो आप देखिए कि जो मेन यूथ का जो एज है, जो मेन यूथ का एज जिसको वो यूज कर सकते हैं अपना स्किल के थ्रू बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए, वो उनका मेन जो टाइम है वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के अंदर में चला जाता है। और ये आउटरीच के बारे में बताया कि जिस तरीके से एजुकेशन के अंदर में जो स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ है, जो यहाँ पे खर्चा इंक्रीज हुआ है, इन सभी को देखते हुए हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करने के लिए मोर केयरफुली मैनर के अंदर में इस पॉपुलेशन ग्रुप को टारगेट करना होगा। इनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करना। अब ये गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके से जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स एक वैक्सीन को डेवलप किया गया है जिसमें 6 वैक्सीन है, उनका इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम के थ्रू ये हुआ है कि वो उसको 6 वैक्सीन का जो बेनिफिट्स है उसको ये बूस्ट करेगा। अब ये वैक्सीन के बारे में हुआ यहाँ पे, वैक्सीन के बारे में और आपको क्या पता होना, ऐसा जो वैक्सीन है इसको क्या बोलते हैं, हेक्सावेलेंट इसको बोला करते हैं, हेक्सावेलेंट इसको बोलते हैं। जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और चाइल्ड का जो इम्यूनिटी है उसका जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने के अंदर में हेल्प करेगा चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर में।
तो एक हेक्सावेलेंट यहाँ पे जो वैक्सीन बनाया गया है, जो 6 जो यहाँ पे जो डेट डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन दी जाती थी उसके अंदर में ये सपोर्ट करेगा। फिर आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि कोई भी यहाँ पे वेटलैंड है उसका 10 किलोमीटर का एरिया है उसको एज ए बफर के रूप से हम कंसिडर करेंगे। और ये असम नाम का जो वेटलैंड है, असम कहाँ पे है, उत्तराखंड के वहाँ पे जो असम है उसके रिगार्डिंग में ये जजमेंट था। तो उसमें ये कहा है कि सिर्फ एक ही प्रोटेक्टेड एरिया तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अदर पार्ट्स के अंदर में भी इसको एक्सटेंड किया जाए, अदर जो प्रोटेक्टेड एरिया है वेटलैंड्स है वहाँ पे भी अप्लाई करेगा। अभी हमारी कंट्री में जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का एक रामसर कन्वेंशन है। तो रामसर के अंदर में अभी इंडिया का कितना साइट्स हैं, तो अभी आप देखिए कि हमारे 101 है। अभी अरुणाचल प्रदेश का भी एक रिसेंट साइट है वो यहाँ पे इंक्लूड हुआ है। तो रामसर नंबर ऑफ रामसर साइट हैं जो ओवर द ईयर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। आप देखिए कि पिछले 5 to 7 ईयर्स बैक ये जो संख्या है वो 27 के आसपास हुआ करता था, और फिर उसके बाद में इस तरीके से 100 साइट्स हैं वो डेजिग्नेट हुए हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो रेड सी के बारे में है। रेड सी के अंदर में जो इंडियन आप देखिए कि जो शिप वेसल है जिसके ऊपर में टारगेट हुआ यमन का जो वाटर एरिया है वहाँ पे, उसमें आप देखिए कि जो लोग थे उनको रेस्क्यू है वो किया गया है। और इंडिया ने ये जो कंटिन्यूस अपने कंसर्न्स रेज किए हैं इंटरनेशनल वाटर के अंदर में जो शिप्स हैं उनको इस तरीके से टारगेट करना एक ग्लोबल कोलोब्रेशन का अप्रोच है कि इंटरनेशनल वाटर को, इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो पीसफुल वे के अंदर में कैरी आउट हो। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे हमने रेड सी के बारे में देखा, तो होतीज ने रेड सी के अंदर में सऊदी का जो पोर्ट है उनको टारगेट किया है, उनको ब्लॉकेज किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स रेड सी के अलावा जो ब्लैक सी का एरिया है वहाँ पे भी अटैक्स हुए हैं, वहाँ पे भी कुछ इंडियन जो वर्कर हैं उनका जो कैजुअलिटी है वो हुआ था। तो ब्लैक सी के अंदर में एक पोर्ट का एरिया है, ओडेसा नाम का वो पोर्ट है जिसको कि टारगेट किया गया था। यूक्रेन का वो सदर्न पार्ट में एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है ब्लैक सी के अंदर में जिससे वो काफ़ी सप्लाई है वो किया करते हैं। एफएसएसआई के द्वारा आप देखिए कि जो मिसलीडिंग क्लेम्स हैं उसके रिगार्डिंग में डिसीजन लिया गया। यहाँ पे जो काफ़ी सारे आप देखिए कि जो ब्रांड्स अपना एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर में यूज करते हैं 100% यहाँ पे प्योर वे के अंदर में उनका प्रोडक्ट है, तो उसी के थ्रू इन्होंने अपना जो जो इनके पास में डिफरेंट डिफरेंट जो पावर्स हैं उनको यूज करते हुए इसके अगेंस्ट में एक्शन है वो लिया गया है, जो 100% प्योर भी नहीं है। काफ़ी सारी जो थिंग्स हैं वो इंक्लूड हुआ करते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर में। एफएसएसआई जो कि 2006 के समय एग्जिस्टेंस में आया था, हमारा जो फूड सेक्टर का एरिया है उसमें रेगुलेशन करना, उसमें रूल्स को इम्प्लीमेंट करना और लोगों को बेटर क्वालिटी में प्रोडक्ट है वो मिल सके। बट आप देखिए कि हमारा जो स्ट्रीट फूड का एरिया है, जो स्ट्रीट फूड है वो भी यहाँ पे एक इशू को क्रिएट करता है। काफ़ी बार स्ट्रीट फूड्स के अंदर में भी ऐसा जो कंटामिनेटेड प्रोडक्ट है उनको यूज करना और उसको भी रेगुलेट है वो किया जाना चाहिए एफएसएसआई के द्वारा, या स्पेशल जो एजेंसी है उसको क्रिएट किया जाए जो यहाँ पे हमारा जो फूड सेक्टर का एरिया है उसमें कंटामिनेटेड जो थिंग्स हैं, जो यहाँ पे मिसलीडिंग जो थिंग्स हैं उनको डील है वो कर सकें। गवर्नमेंट ने आप देखिए कि बिजनेस को ईजी करने के लिए एक बिल है उसको प्रपोज किया है जो टैक्सेशन के बारे में है। टैक्सेशन एंड अदर लॉज का अमेंडमेंट बिल है जो ओवरऑल हमारा जो बिजनेस एक्टिविटी है उनको यहाँ पे ईज है वो करेगा। एक आप देखिए कि पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नाम का भी एक रिपोर्ट आया करता था, वर्ल्ड बैंक के डोमेन में वो रिपोर्ट था। बट स्टूडेंट्स उस रिपोर्ट के अंदर में कुछ खामियां, वहाँ पे कुछ इरेगुलरिटीज हैं वो पाई गई थी, उसके बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। इंडिया ने उसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर में, और हमारी गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा अप्रोच था कि सिंगल पॉइंट जो वहाँ पे क्लियरेंस है वो प्रोवाइड किया जाए, स्पीडी वे के अंदर में क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाए जिससे कि बिजनेस जो इन्वेस्टर हैं उनको इंडिया के अंदर में अट्रैक्ट किया जा सके, इंडिया में वो लोग हैं वो आ सकें। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो स्टूडेंट्स है लेबनान एंड इजराइल के डिस्कशन के बारे में। अब आप देखिए कि हजीबुल्ला तो इसको कंडेम करता है, इस तरीके से डायरेक्ट टॉक्स होना लेबनान और इजराइल के बिटवीन में। रोम के वहाँ पे डिस्कशन है वो कैरी आउट होगा फ्यूचर के रिगार्डिंग में कि कैसे वहाँ पे इजराइल का फोर्सेज का प्रेजेंस होगा या नहीं होगा लेबनान के कुछ एरियाज़ के अंदर में, जिसको इजराइल अपने बफर के रूप से कंसिडर करता है कि लेबनान के उन विलेजेज में उनका प्रेजेंस है, उनकी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बफर एरिया के लिए वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स यहाँ पे डेट गजा स्ट्रिप के बारे में है। हमास के द्वारा कहा गया था कि वो डिसआर्म करेंगे अपने आप को, जो बोर्ड ऑफ पीस है जो यूएस के प्रेसिडेंट ने सेटअप किया है हमास के वहाँ पे डिसआर्म करने के लिए गाजा स्ट्रिप के लिए।
तो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर में उनका ये कंडीशन आया, उन्होंने कहा कि वो डिसआर्म करेंगे, बट गाजा स्ट्रिप का वो 60% एरिया जहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्सेज का प्रेजेंस है वो अर्लियर फेज में विड्रोवल को कैरी आउट करें। अब इजराइल के जो लीडर हैं, पहले तो अलग लीडर का स्टेटमेंट था, अब उनके जो मेन पॉलिटिकल लीडर हैं उनका स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर का ही। अभी तो वहाँ पे इलेक्शन भी होने वाले हैं कि इजराइल की फोर्सेज विड्रोवल को नहीं करेंगे और पहले हमास अपने आप को यहाँ पे डिसआर्म करें। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यमन के बारे में है। यमन के वहाँ पे होती रेबल ग्रुप है, होतीज़, जिसको कि ईरान अपना सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो होतीज़ ने आप देखिए कि क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया के वहाँ पे एक एयरपोर्ट को उनके द्वारा टारगेट किया गया था। सऊदी अरेबिया ने बेसिकली होतीज़ के एक प्लेन को टारगेट किया था जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर के लास्ट राइट्स के अंदर में जाने वाला था। और उसके बाद में होतीज़ और सऊदी का एक कन्फ्लिक्ट है वो पिछले कुछ समय से न्यूज़ में रहा है, जुलाई के समय में भी और अब अगस्त के समय से ये न्यूज़ में है। होतीज़ ने रेड सी के एरिया के अंदर में सऊदी के जो पोर्ट्स हैं, येनबू नाम का जो पोर्ट है उसको भी ब्लॉकेज उन्होंने वहाँ पे किया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो नाटो के बारे में है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके रिगार्डिंग में यूक्रेन का एक स्टेटमेंट आया है कि नाटो को वो ज्वाइन है वो नहीं करेंगे फ्यूचर के समय में भी। नाटो, आप देखिए कि नाटो का ही एक मेन कंटेंशन था कि यूक्रेन उसको ज्वाइन कर सकता है। नाटो का जो एरिया है वो एक्सपेंड हुआ था जिसको कि रसिया कंडेम करता है, रसिया इसको एज ए कंसर्न के रूप से देखता है। यहाँ पे हम नाटो के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में देखें तो आप देखिए कि 1949 के समय में इसको क्रिएट किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर पहले तो पेरिस में था, पेरिस के बाद में इसका हेडक्वार्टर जो बेल्जियम का ब्रसेल्स है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। एक कलेक्टिव डिफेंस का भी मैकेनिज्म है नाटो के अंदर में। क्या कभी इसके जो मेंबर कंट्री हैं उन्होंने कलेक्टिव डिफेंस के मैकेनिज्म को यूटिलाइज किया है? यस स्टूडेंट्स, 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ था जब यूएस के वहाँ पे जो ट्विन टावर्स हैं उनको टारगेट किया था टेररिस्ट पर्सनस ने, तो 9/11 के इंसिडेंट के बाद में आप देखिए कि उस दौरान में ये कलेक्टिव डिफेंस का मैकेनिज्म नाटो की फोर्सेज ने यूटिलाइज किया था। अभी नाटो का एक मीटिंग हुआ था अंकारा के वहाँ पे, जो कहाँ पे है, जो कि टर्की के वहाँ पे है। और मीटिंग के अंदर में यूएस ने अपना जो जो इसके मेंबर्स के साथ में यूएस खुश नहीं है कि उन्होंने जो कॉल दिया कि सभी फोर्स उसको डिफेंड करें, तो सभी ने अपना फोर्स को डिप्लॉय नहीं किया वेस्ट एशिया के अंदर में ईरान को कंट्रोल करने के लिए। सेकंड, आप देखिए कि यूएस का एक और प्रपोजल है कि सभी जो कंट्री हैं 5% ऑफ जीडीपी का जो पैसा है वो खर्च करें, कहाँ पे खर्च करें? डिफेंस के अंदर में। तो इस प्रपोजल को भी उन्होंने कहा है कि सभी कंट्रीज अपना स्पेंडिंग डिफेंस के अंदर में इंक्रीज करें। हमारे कंट्री के लिए किस तरीके से है ये 5% ऑफ जीडीपी? हमारे कंट्री के लिए आप देखिए कि इस तरीके से है कि हमें हमारा सेल्फ रिलायंस को इंक्रीज करना होगा, आत्मनिर्भरता को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि ये 5% ऑफ जीडीपी अगर एग्जिस्टेंस में आएगा तो हमें जिन कंट्रीज से जो डिफेंस वेपन्स आया करते हैं, डिफेंस सप्लाई हुआ करती हैं, उनमें डिस्टर्बेंस हो सकता है। इस वजह से हमें अपना आत्मनिर्भरता है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में मेंशन हुआ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज का डील है वो हो सकता है, यूएस ने एक होप यहाँ पे बताया है कि वो उसको ओपन किया जा सकता है। यूएस का जो जो यहाँ पे मिसाइल सिस्टम है जो प्रेसिजन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो काफ़ी सारी मिसाइल्स इन्होंने यूज़ किए हैं इस ईरान वॉर के अंदर में भी। इसका भी जो जो फ्यूचर के समय इसके ऊपर में जो खर्चा हुआ है डिफेंस का वो भी एक क्वेश्चन है उसको रेज करता है। तो यूएस के वहाँ पे डिस्कशन है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। एक पैट्रियट सिस्टम भी है, एक पैट्रियट सिस्टम है वो भी न्यूज़ में हुआ करता है। और ये पैट्रियट सिस्टम यूएस यूक्रेन को दिया करता है, बट यूक्रेन, आप देखिए कि यूक्रेन को सप्लाई डिस्टर्बेंस हुआ। यूक्रेन और रसिया का जो अटैक है वो कंटिन्यूस न्यूज़ में है, यहाँ पे एक दूसरे को टारगेट किए हैं पिछले कुछ समय से। दोनस्तक के रीजन के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट का एरिया है जिसको कि दोनस्तक रीजन के नाम से जानते हैं, और रसिया उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है उस रीजन को, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ब्लैक सी के साथ में इनका डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी है उसको वो इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में है। बांग्लादेश ने जो फॉर्मर लीडर हैं जो उनके उनकी उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से डिस्कशन करेंगे वर्चुअल वे के अंदर में। और हसीना कमिंग बैक, इस तरीके का जो इवेंट है जिसमें इंडिया को भी उन्होंने कहा था कि जो रिलेशंस है, बायलेटरल रिलेशन, उनमें डैमेज हो सकता है, डिक्लाइन हो सकता है। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक स्टेटमेंट आया कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस तरीके के जो यहाँ पे इवेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग में।
अब यहाँ पे आप देखिए कि शेख हसीना का जो टेन्योर था, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए उनके अगेंस्ट में जो भी लोग वॉइस को रेज करते थे, उनके डिसअपियरेंस के जो केसेज हैं उसके रिगार्डिंग में डेथ पेनल्टी एनफोर्स किया जा सकता है। ये वहाँ का जो ढाका है उन्होंने प्रपोज किया है। एक इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल भी न्यूज़ में होता है बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से, ये इन्हीं के द्वारा सेटअप किया गया था जब ये पावर में थे। ये कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सिर्फ बांग्लादेश से रिलेटेड जो केसेज हैं उनको डील करने के बारे में है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। आज जो न्यूज़ है वो ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। एक आप देखिए कि वो जो साइंस का पेज है वहाँ का एक न्यूज़ था कि कैसे जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है कुछ कंट्रीज़ के वहाँ पे, जो वहाँ पे आप देखिए कि हीट वेव का कंडीशन हुआ है, तो उन्होंने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया, फोटो के थ्रू यहाँ पे शो किया गया है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। जो होमवर्क आपको दिया गया है वो कमेंट सेक्शन में बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।